नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में गरीब परिवार का कोई भी प्रतिभावान छात्र अपने सपनों को पूरा करने से वंचित न रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की सत्यापित आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पंचकुला में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2020 और IIT JEE एडवांस परीक्षा 2021 में चुने गए छात्रों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान कही। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंचकुला में यूपीएससी 2020 के चयनित उम्मीदवारों समेत IIT JEE में चुने गए उम्मीदवारों के लिए एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। IIT JEE में हरियाणा के सुपर 100 से 28 उम्मीदवारों को चुना गया है, जिन्हें सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतन लाल कटारिया समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। वहीं देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2020 पास करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप में से प्रत्येक अपने स्तर पर अच्छा प्रयास करेंगे और हरियाणा को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। वहीं JEE एडवांस 2021 को पास करने वाले गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी एक उदाहरण हैं। यदि किसी के पास प्रतिभा है तो कोई भी अपने आप को अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता, फिर चाहे कोई ग्रामीण अंचल से ही क्यों न आता हो। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब राज्य का समग्र और समान विकास सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से कई नई अनूठी योजनाएं बनाई गई जो मील का पत्थर साबित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली 3R राइटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक पर केंद्रित थी, जो एक नागरिक के समग्र विकास को सुनिश्चित नहीं करती थी और इसीलिए युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2025 तक इस नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, जब देश में इस नीति को लागू करने का लक्ष्य 2030 तक है, लेकिन हरियाणा राष्ट्रीय लक्ष्य से 5 साल पहले ही इसे हासिल कर लेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें KG कक्षा से PG स्तर तक की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हम 4 विश्वविद्यालयों में KG से PG तक की शिक्षा देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस शैक्षणिक सत्र 2021-22 से KG से PG योजना के तहत दिए जाने वाले प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब प्रदेश में पर्ची खर्ची का बोलबाला था और इस व्यवस्था के कारण पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। युवाओं ने योग्यता के आधार पर नौकरी पाने की उम्मीद खो दी थी, लेकिन उन्हें आशा की किरण देते हुए प्रदेश में हमने मिशन मेरिट शुरू किया, जिसके तहत वर्तमान राज्य सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान लगभग 83,000 सरकारी नौकरियां केवल मेरिट पर दी गईं। इससे न केवल युवाओं का मनोबल बढ़ा, बल्कि उन्हें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी मिली। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों से हम क्रांतिकारी सुधार लाने के कई काम कर रहे हैं। अंत्योदय की भावना से काम करते हुए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। ये करते हुए कभी कभी हमें ये भी महसूस होता था कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन मैं संतुष्ट और अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारी कड़ी मेहनत को पहचाना है। वहीं इस मौके पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा को एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से
इन उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की बढ़ती संख्या के साथ ही राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ाया। ये स्पष्ट रूप से राज्य सरकार की ओर से इस क्षेत्र में किए गए शानदार कार्यों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये छात्र जिस भी क्षेत्र में जाएंगे हरियाणा को गौरवान्वित करेंगे। वहीं गरीब परिवार से संबंध रखने वाले ज्यादातर छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे वो हमेशा IIT में प्रवेश पाने का सिर्फ सपना देखते थे, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति उन्हें जेईई जैसी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने के लिए महंगी कोचिंग लेने से वंचित रखती थी। और मुख्यमंत्री की ओर से शुरू किया गया अनोखा सुपर 100 कार्यक्रम ने न केवल उन्हें अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद की, बल्कि उनके जैसे योग्य छात्रों को आशा की एक किरण भी दी है, जिससे कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में यूपीएससी के चयनित युवाओं समेत IIT जेईई एडवांस में सुपर 100 से चुने गए 28 युवाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कई और जरूरी जानकारियां साझा की हैं। हरियाणा सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें IIT में सुपर 100 जो हरियाणा सरकार का शिक्षा विभाग का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, उसके जरिए जो चयनित युवा हैं उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही यूपीएससी में 2020 में जो चयनित हुए हैं युवा, उनको भी इस सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है। मेरे साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह है। बातचीत करेंगे सम्मान समारोह को लेकर। सर, आज एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें सुपर 100 के जरिए जो चयनित IIT के युवा हैं, साथ ही यूपीएससी 2020 के जो चयनित युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं सर इस तरह के आप कार्यक्रम को? आज राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में हमने हाल ही में IIT जेईई एडवांस में चयनित उम्मीदवारों को सम्मानित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी वहाँ पे पधारे और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि हरियाणा सरकार की ये जो पहल सुपर 100 प्रोग्राम का जो हमारी कामयाबी का जो सफ़र रहा है, इस बार हमने और ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा अच्छी कामयाबी मिली। पिछली साल इसी कार्यक्रम के माध्यम से 23 बच्चे हमारे चयनित हुए थे जो विभिन्न IITs में गए। इस बार 28 बच्चे हमारे सुपर 100 प्रोग्राम में से चयनित हुए हैं और अलग अलग IITs में उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक दिशा निर्देश था कि हमें हुनरमंद बच्चों की तलाश करनी है और तलाश करने के बाद उनके हुनर को और तराशना है, जिसके माध्यम से हम उन बच्चों को ऐसे जो साधन संपन्न नहीं हैं, जिन्होंने गरीबी की हालत देखी है, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके माता पिता या अभिभावक इतने साधन संपन्न नहीं हैं उनको कोचिंग दिला सकें। तो सरकार की इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने पूरे कोचिंग का कार्यक्रम और उसके बाद उनकी पूरी मेंटरिंग किया है और बड़े हर्ष की बात यह है कि इस बार 28 बच्चे हमारे अलग अलग IITs में चयनित हुए हैं। डॉक्टर साहब, आज जो यूपीएससी 2020 के जो चयनित युवा हैं उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। इस तरह का कार्यक्रम एक साथ जो है वो आयोजित होने से जो IIT में युवा गए हैं, 28 युवा जो सुपर 100 से निकल कर गए हैं, उनका और ज़्यादा हौसला बढ़ेगा, उनको और ज़्यादा जुनून जो है उनका जो वो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करें, उसके लिए और ज़्यादा वो तैयार होंगे। जब IIT एडवांस का रिजल्ट जब आया तो हमारे मन में ये था कि इन सब बच्चों को प्रोत्साहन और उनको एक सम्मान दिया जाए। तो इस बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया कि चूँकि ये बच्चे हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं, दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक होंगे, इनकी एक मिसाल जो हम कायम कर रहे हैं दूसरों बच्चों का भी उत्साहवर्धन होगा। तो उन्होंने सहर्ष हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और साथ में ये भी कहा कि हरियाणा से संबंध रखने वाले वो तमाम ऐसे अफसर जो अभी चयनित हुए हैं, सिविल सर्विसेज 2020 की परीक्षा में कामयाबी हासिल की हैं, उन्हीं प्रोग्राम में इनको भी साथ में जोड़ दिया जाए ताकि इनको भी आगे आने वाले भविष्य के बारे में एक दिशा निर्देश मिल सके, उनको उनसे विचार विमर्श करके उनसे भी प्रेरणा मिल सके। तो एक अच्छा समन्वय और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ। इस कार्यक्रम में हमने कोशिश ये की थी कि ये जो बच्चे आने वाले समय में
अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, और ये जो अधिकारी हमारे अभी चयनित हुए हैं जिनका हरियाणा से संबंध है, तो ये एक दूसरे से विचार विमर्श करके ये एक दूसरे के पथ प्रदर्शक भी हो सकते हैं, मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, और उनके हौसला अफजाई के लिए, प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए इस तरह का कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठी पहचान है। और हरियाणा सरकार की तरफ से जब इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं तो दूसरे बच्चों को भी, दूसरे लोगों को भी, नौजवानों को भी एक उत्साहवर्धन का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये सुपर 100 एक शुरुआत इस तरह की हुई कि आपने जिस तरह से बताया कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे और गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं जिनमें हुनर है और हुनर को तलाशने का आप लोगों ने, आपके महकमे ने काम शुरू किया, और अब ये सुपर 100 के तौर पर जो है वो प्रदेश की जनता के सामने है, प्रदेश के लोगों के सामने है। आप क्या मानते हैं सर कि इस तरीके से जो आपने ये शुरुआत की है, इससे जो बहुत गरीब युवा है और टैलेंट है वो उनको आगे आने का एक मंच दिया गया है सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से? इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। आपके बिहार में सुपर 30 के नाम से एक प्रोग्राम चालू होता था। उसी तर्ज पर हमने ये देखा कि हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें हुनर है, कौशल है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत है, उन्हें एक अच्छी दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। साधन संपन्न नहीं है लेकिन हुनर है, उसमें कौशल है, उसमें टैलेंट है। अगर उस टैलेंट को थोड़ा सा चैनलाइज किया जाए तो ये बच्चे भी आगे निकल सकते हैं। मैं इसी संदर्भ में एक अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा। 2010 में मेरा बेटा IIT का जो है ना उसमें उसका चयन हुआ, और उसने रुड़की में अपना जो है ना ये BTech की परीक्षा वहाँ पे उन्होंने उत्तीर्ण की। सही मायने में अगर मैं देखूं तो पिछली बार CM साहब के सामने भी ये मैंने बात कही थी, पिछली बार जब 23 बच्चे IIT में गए, सरकारी स्कूलों से संबंध रखने वाले बच्चे जो आगे बढ़ के निकल के आ रहे हैं, तो निसंदेह 2010 में जो मेरे बेटे का IIT में सिलेक्शन हुआ था उसमें जितना हर्ष मुझे था उससे कई गुना पिछली बार हुआ, और इस बार उसमें और वृद्धि हुई कि मैं एक साधन संपन्न परिवार से संबंध रख के अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। अभिभावक होने के नाते मैं उनके बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन ये ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे जिनके पास साधन संपन्न नहीं है लेकिन टैलेंट में किसी से कम नहीं है, तो ये जो सोच है उसको मूर्त रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक ये सोच हमारे सामने जो रखी है कि इन्हें किसी वजह से ये कमी महसूस ना हो कि इनके पास पैसा नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। इसी सोच को आगे लेके हमने जो हर्ष मुझे 2010 में हुआ उसमें कहीं ज़्यादा हर्ष आज और वो पिछले साल मुझे ये महसूस हुआ कि किस तरह से हमारे ज़रूरतमंद बच्चों को अगर उनको थोड़ा सा भी हौसला दिया जाए तो वो आसमान की बुलंदियों तक छू सकते हैं, कामयाबी के सफ़र जो है ना आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस 2 सालों में जिस तरह से हमें रिजल्ट मिले हैं इनमें और ज़्यादा वृद्धि होगी, और अभी कुछ 2-4 दिनों के बाद ही नीट का भी परिणाम आने वाला है और उसमें भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, स्कूल शिक्षा विभाग में आप काफ़ी समय से जो है वो काम कर रहे हैं, आपकी लगातार रुचि इसमें इस तरह से भी नज़र आती है, चूँकि पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था ये सुपर 100 का, चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में आयोजित हुआ था कार्यक्रम, 23 बच्चे उस बार जो वो चयन हुए थे। उस वक्त एक और आपने जो वो चर्चा की थी कि ये सुपर 100 जो एक संस्थान हम चला रहे हैं, एक जगह पे चला रहे हैं, इसका थोड़ा दायरा और बढ़ाया जाए, इसके ऊपर विचार जो है वो आपने करने का फैसला किया था। उस पे आप आगे बढ़ रहे हैं सर कि सुपर 100 के एक जो संस्थान जहां है उसी तरह से अलग अलग जगह पे हो? जी, इस बारे में मैं आपको ये बता दूं और हमारे दर्शकों को भी ये इस बात की जानकारी मिल जाए कि पहले हम 2 जगह पे ये हमारे संस्थान चलाते थे। एक विकल्प फाउंडेशन जो नवीन मिश्रा जी हैं वो खुद IIT दिल्ली से पढ़े हैं, वो उसका संचालन करते हैं, वो रेवाड़ी से संबंध रखते हैं क्योंकि ये संस्थान वहाँ से चल रहा है। एक पंचकुला में एस ट्यूटोरियल और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके समन्वय और सहयोग से हम पंचकुला में चला रहे हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय ने इस सारे कार्यक्रम की समीक्षा करने के बाद जो रिजल्ट सामने आए और बच्चों ने जिस तरह से हौसला अफजाई करते वक्त उनके सामने मांग रखी कि इनका थोड़ा सा विस्तार किया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये हमें आदेश दिए कि इस 2 को बढ़ा के 4 संस्थान किए जाएं। तो हमने करनाल में और हिसार में 2 संस्थान और चालू कर दिए हैं। अभी फिलहाल हम 4 जगह से हम इन बच्चों को कोचिंग देते हैं, तो एक ये विस्तार हुआ। और अभी इसमें एक चीज़ जो हरियाणा से संबंधित बात ये है कि ये जो बच्चे हरियाणा से हैं, तो अभी तक हरियाणा का नाम इस बात से जाना जाता था कि हमारे यहाँ के किसान, हमारे यहाँ के जवान बहुत आगे हैं, और धीरे धीरे उसमें और वृद्धि हुई
कि हमारे यहाँ के पहलवान का मतलब ये हुआ कि क्रीड़ा से संबंधित तमाम जो विधाएं हैं उनसे जुड़ी हुई सारी बातों को अगर हम एक सूत्र में पिरोएं तो पहलवान की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। तो हमने धीरे धीरे करके जय जवान जय किसान के साथ में पहलवान को जोड़ा। और अब हमारी चौथी जो बात हम जुड़ रहे हैं कि हमारा का यहाँ जो नौजवान है, जो शिक्षित है, वो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान का भी आगे से इस तरह का अनुसरण करने के लिए उनके सामने भी एक उदाहरण पेश करेगा। तो हमारे नौजवान जो शिक्षित हैं, जो प्रतिभावान हैं, उनके हुनर को और ज़्यादा तराश के आगे लेकर जाए। तो हमारे जो शिक्षित नौजवान हैं, तो ये चौथी बात भी इसमें जुड़ जाए और उसमें शिक्षा के महत्व को समझने वाले जो लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे उनके पीयर्स हैं, उन सब लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। और शिक्षा में अहमियत होने के बावजूद हमारी ये बात ऊपर उभर कर आ रही है कि हमें धीरे धीरे बच्चों को शिक्षा के प्रति और प्रेरित करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आए, उसमें भी इन सब बातों को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये आदेश दिए हैं कि जो बातें 2030 तक देश के दूसरे प्रदेशों में होंगी, वो उन सब चीज़ों को हम मूर्त रूप से हरियाणा की धरती में 2025 तक हर हालत में उसे इम्प्लीमेंटेशन करें। तो इन सब बातों से ये लग रहा है कि जय जवान जय किसान के साथ जैसे पहलवान का नाम जुड़ा, अब हमारे शिक्षित नौजवान भी उसमें शामिल होंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो, चाहे आईआईटीज़ की बात हो, चाहे नीट की परीक्षा से आने वाले समय में जो हमारे एम्स हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी हमारे बच्चे जाएं और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भी नाम उसमें रोशन करें। प्रधान सचिव के पद से आपने स्कूल शिक्षा विभाग में जिम्मेदारी संभाली, अब आप अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं और ये सुपर 100 जैसे तमाम जो कार्यक्रम हुए हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लोगों का रुझान बढ़ा है, बच्चे जो हैं उनकी संख्या लगातार सरकारी स्कूलों में बढ़ रही है। इस बार भी जो सरकारी स्कूल है उनमें दाखिले बढ़े हैं, तो क्या कहेंगे कि अब लोग जो हैं वो सरकारी या निजी उसमें उस तरह से तुलना नहीं कर रहे, वो ये देखते हैं कि सरकारी संस्थान में भी अगर अच्छे शिक्षक हैं और अच्छी शिक्षा वहाँ है तो सरकारी में क्यों न भेजा जाए? मतलब रुझान आप समझते हैं कि बढ़ा है सर? निसंदेह एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि पिछले साल की बनिस्बत इस बार 3.5 लाख बच्चे और ज़्यादा वृद्धि हुई है सरकारी स्कूलों में। और पहली बार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड हमने तोड़ा है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनकी संख्या प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा है। तो अपने आप में ये दो आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि किस तरह से हमारे अभिभावक और पेरेंट्स और समाज के दूसरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमें सरकारी स्कूलों में जिस तरह से हमने शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया है उसके प्रति लोगों का रुझान पैदा हुआ है और लोग धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में बच्चों को लेके आ रहे हैं। इसी के साथ में शिक्षा में किस तरह से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की जाए उसके लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी हमने हर एक ब्लॉक में मॉडल संस्कृति स्कूल का निर्माण किया है, बल्कि ये वो स्कूल हैं जो पहले हमारे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते थे उनका स्तर बढ़ा के हमने सीबीएसई से एफिलिएट किया है। वहाँ पे हमने इंग्लिश माध्यम से शिक्षा को प्रचारित करने की बात कही है। वहाँ पे हमें विशेष तौर पर चयनित प्राध्यापक हैं उनको लेके वहाँ पे जाएंगे और इन सभी मॉडल संस्कृति स्कूल जिनका नंबर 137 हो गया है उन सभी स्कूलों में हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी साइंस की फैकल्टी, आर्ट्स की फैकल्टी और कॉमर्स की फैकल्टी भी उपलब्ध हो। वहाँ पे एक पहले दर्जे का चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लैंडस्केपिंग हो, उनको एक प्राइवेट स्कूल के दर्जे से किसी भी मायने में कम आंकलित नहीं किया जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। और इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब सरकारी स्कूलों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अंतिम सवाल है सर, शिक्षा विभाग में आप आत्मीयता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों से क्या आपकी जो है वो एसीएस एजुकेशन के नाते क्या अपील है सरकारी स्कूलों में बच्चे भेजने को लेकर, या फिर यूँ कहेंगे जो आईआईटी में जैसे बच्चे गए हैं, यूपीएससी का 2020 का परिणाम हरियाणा के लिए देखें तो काफ़ी अच्छा परिणाम कह सकते हैं, क्या कहेंगे सर एक अपील के तौर पर आप लोगों से? मैं हरियाणा के तमाम इलाकों में रहने वाले अभिभावकों और पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके एक भ्रम जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। पिछले 3 सालों के आंकड़े आपको देखें, 10वीं का रिजल्ट हमारा प्राइवेट स्कूलों से बेटर है, माफ़ कीजिएगा 12वीं का हमारा रिजल्ट बेटर है, 10वीं में हम बहुत उनके समकक्ष आने वाले हैं। हमारे जो
पिछले 3 सालों के रिजल्ट्स हैं, चाहे वो +2 के हैं, चाहे वो IIT JEE के 2 साल के रिजल्ट्स हैं, चाहे वो हमारे बच्चे अलग अलग प्रस्थानों में जाके एक अच्छा नाम कमा रहे हैं, इन सब को ध्यान में रख के ये एक विश्वास पैदा करें अपने मन में कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है, बशर्ते अभिभावक उसमें थोड़ा सा ध्यान दें, बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दें। बच्चे जब स्कूल में जाएं तो स्कूल में जाके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में अवश्य तौर पे उसमें शामिल हों और वहां जाके जो हमारे जो टीचर्स हैं उनसे सवाल जवाब करें, उनसे पूछें, उनका भी आकलन करें कि हमारे बच्चे में क्या कमी है, कहाँ पे उसको दूर किया जा सकता है। तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो स्कूल के मैनेजमेंट में सारे फैसले लेती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये कोशिश करें कि कैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गुणात्मक सुधार उसमें हो सके। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महावीर सिंह मौजूद थे, जो हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। आज सुपर 100 के जो युवा जिनका IIT में चयन हुआ है उनको सम्मानित किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहे हैं। डॉक्टर महावीर सिंह का यही कहना है कि लोगों से भी यही गुजारिश है कि सरकारी जो स्कूल हैं उनमें भरोसा जताएं, वहां पर जाकर टीचर्स से मुलाकात करें, बच्चों को वहां भेजें, बच्चों की मॉनिटरिंग करें और जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर करने के लिए तमाम सुधार जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। गुणात्मक शिक्षा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिले, इसको लेकर कटिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही पंचकुला के 2 गांव खोई भगारनी और ढड़रोख में 100% टीकाकरण होने पर गांव वासियों समेत मेडिकल स्टाफ को बधाई भी दी। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर पंचकुला के सेक्टर 12 की डिस्पेंसरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा और सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से और देश के सभी डॉक्टर्स, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिन रात मेहनत के फलस्वरूप देश ने कोविड की 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जिस प्रकार से हमारे देश के सभी डॉक्टर्स ने इस कोविड को भगाने के लिए जो वैक्सीनेशन जिस स्तर तक की है, जिस प्रकार से मेहनत करके की है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और देश के सभी वो जो कार्यकर्ता, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो और स्टाफ के मेंबर्स हैं या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने विशेष रूप से इस कोविड को भगाने के लिए वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोजेज जो हैं पूरे देश में लग चुके हैं। ये मैं समझता हूँ कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वप्न जैसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में स्वास्थ्य की दृष्टि से कई विकसित देश भी इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाए हैं। अमेरिका जैसा देश अभी भी कोविड से जूझ रहा है, उसके कई राज्य कोविड के प्रकोप में हैं, लेकिन भारत ने न केवल कोविड के फैलाव को रोकने में सफलता हासिल की है, बल्कि कोविड टीकाकरण का 100 करोड़ का लक्ष्य भी हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो कंट्री जो अपने आप को बहुत एडवांस्ड कहते हैं मेडिकल लाइन के अंदर, मेडिकल सेवाओं के अंदर, वो देश भी आज इतना अचीव नहीं कर पाए। अमेरिका जैसा देश अभी भी कोविड को लेकर के जूझ रहा है। बहुत सारे उनके राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोविड जो है उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार से कोविड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन लगाई गई और 100 करोड़ का जो टारगेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। वहीं उन्होंने बताया कि कोविड टीकाकरण अभियान के तहत पंचकुला ने बेहतर प्रगति की है
अब तक पंचकुला में लगभग 7,20,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें से 4.5 लाख लोगों को कोविड की पहली डोज और 2,70,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। अभी टीकाकरण कार्यक्रम जारी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पंचकुला के 2 गांव ऐसे हैं जहां 100% टीकाकरण हो चुका है, जिसके लिए उन्होंने गाँव वासियों और मेडिकल स्टाफ को बधाई दी। पंचकुला में भी हमने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। अभी तक टोटल 7,20,000 के करीब जो वैक्सीनेशन हो चुकी है और उसमें से जो पहली डोज है वो लगभग 4.5 लाख और जो सेकंड डोज है वो 2,65,000। इतनी संख्या में वैक्सीनेशन यहाँ पंचकुला जिला के अंदर हुई है और अभी भी प्रयास हमारे जारी हैं। और अभी 2 गांव ऐसे हैं जहाँ पर 100% वैक्सीनेशन, जहाँ पहला डोज भी और दूसरा डोज भी, उन दोनों गांवों के अंदर 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। मैं इसके लिए डॉक्टर जो हमारे CMO हैं डॉक्टर मुक्ता जी, उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकुला के इन दोनों गाँव की इस उपलब्धि पर ग्रामीणों को मिठाई खिलाकर खुशी साझा करनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी लोगों को भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में आमंत्रित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं तो कहूँगा डॉक्टर साहब से कि वहाँ के लोगों को सबको लड्डू खिला करके उनका धन्यवाद भी किया जाए ताकि वहाँ जाकर के उसकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। इससे जो बाकी के गांव हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी अपने यहाँ अपने प्रयासों से डॉक्टर्स की टीम की सहायता करके 100% वैक्सीनेशन कराएं। और मैं एक और आपको कहना चाहूँगा कि जो गांव इतनी जल्दी वहाँ की पंचायतें, वहाँ के जो सरपंच हैं वो वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हम उनको आगे के लिए जो हमारे कार्यक्रम आने वाले हैं उनको उसमें प्रोत्साहन करेंगे। और जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।